हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की प्रॉब्लम सोल्व की थी नेट में आए हुए क्वेश्चंस की। और आज अपन क्वांटम मैकेनिक्स का थोड़ा सा पार्ट जो था, इस बार 10 क्वेश्चन के अराउंड क्वांटम मैकेनिक्स के आए थे, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज़्यादा टफ लेवल के नहीं थे। ज़्यादातर क्वेश्चन तुम देखोगे कि ये फॉर्मूले की हेल्प से ही हो जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस थोड़े से उनका लेवल ठीक मुझे लगा, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन अपन देख रहे हैं फॉर्मूले थोड़ा सा क्लास में अगर तुम्हारा अटेंशन सही रहा होगा और उन लोगों ने थोड़ा सा फोकस्ड किया होगा तो या तो थोड़े से कॉमन सेंस के क्वेश्चंस थे या फिर थोड़े से फॉर्मूले अगर तुम्हें याद थे तो बहुत जल्दी होने वाले क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, वो इस बार आया हुआ है। द फिगर बिलो depicts three different wave functions of a particle confined to one dimensional box। और बॉक्स की डायमेंशन है वो -1 से +1 है। तो यहाँ पे तुम ये चीज तो समझते ही हो, जो बॉक्स की डायमेंशन है वो -1 से 1 है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है, -1 से 1 ये 0। तो इसकी जो ग्राउंड स्टेट होगी वो इवन वेव फंक्शन होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ओड वेव फंक्शन होगी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट फिर से इवन और फिर से ओड, इस तरीके का यहाँ पे कॉम्बिनेशन चलेगा 1 बाय 1। ग्राउंड स्टेट हमेशा इवन होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ओड फिर इवन फिर ओड, ऐसे चलेंगे। तो ये जो स्टेट्स यहाँ पे दी हुई है, पहली चीज तो ये इस सिस्टम की आइगेन स्टेट नहीं है। ये आइगेन स्टेट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखी हुई स्टेट्स हैं। और इस टाइप की स्टेट तो मैंने तुम्हें क्लास में भी करवाई थी कि कोई दो वेव फंक्शन है, ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उस टाइम उनका बेस लीनियर कॉम्बिनेशन लिया अलग अलग प्रोबेबिलिटी के साथ, तब इस टाइप की स्टेट हमें मिलती है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो दो स्टेट का मिक्सचर हमने ले लिया है और फिर हमने किसी लेटर टाइम टी पे उस स्टेट का शेप देखा था तो वो स्टेट बदल गई थी, ऐसा हमने क्लास में किया था। तो वो उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा मेमोराइज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहली चीज जो तुम्हें दिख रही है यहाँ पे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स हमें चाहिए। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स ये पूछ रहा है कि द वेव फंक्शन दैट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स और उसका मोड, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मोड ये मैक्सिमम आना चाहिए। और मेन पोजीशन एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये मैक्सिमम आना चाहिए। तो कौन सा वेव फंक्शन होगा जिसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स मैक्सिमम होगी और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर मैक्सिमम होगी। ये वाला पार्ट अगर हमें देखना है तो बहुत आसानी से और कॉमन सेंस के साथ हम कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स देखने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं कि कोई भी हमारा वेव फंक्शन होगा वो साई है और उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हम लेते हैं, फिर x से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस फंक्शन को एज इट इज लेते हैं और dx कहां से कहां तक, -1 से 1 तक। ये इंटीग्रेशन हमें सोल्व करना होगा। और दूसरे केस में एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो ये -1 से 1 और यहाँ पे आएगा x का कॉम्प्लेक्स साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट एक्स स्क्वायर साई एज इट इज इंटू डी एक्स। ये तुम्हारे पास फॉर्मूले। अब ये वेव फंक्शंस की फंक्शनल फॉर्म तो तुम्हें नहीं दे रखी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं बहुत आसानी से। हमने इवन फंक्शन और ऑड फंक्शंस पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो ये ओरिजिन और ये ऐसे, तो यहाँ पे ये ओरिजिन है, इसके इधर जो पार्ट है उसका अगर मिरर इमेज में इधर बनाऊं तो वो ऐसा बनेगा। और उसका रिवर्ट कर दूं, इस पहले इसका मिरर इमेज इधर, फिर जो मिरर इमेज बना उसको रिवर्स कर दूं तो इधर की तरफ वो बन रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन ओड फंक्शन है और ये फंक्शन भी सिमिलरली ओड फंक्शन है। तो ओड फंक्शन और ओड फंक्शन, यहाँ पे तुम देख रहे हो ये ओड फंक्शन है, ये ओड फंक्शन है, एक्स अपने आप में एक ओड फंक्शन है। तो तीन ओड फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, ओड फंक्शन। तो ये ओड फंक्शन हुआ और इस ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं
नेगेटिव लिमिट से पॉजिटिव सेम लिमिट तक, तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 0। तो इस स्टेट के करस्पॉन्डिंग और इस स्टेट के करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स क्या आएगी, 0 आएगी। तो बचा क्या यहाँ पे, ये तुम देख रहे हो ये इवन फंक्शन नहीं है, ये x इक्वल टू 0 पे फंक्शन 0 नहीं हो रहा है। इसकी इधर साइड में अगर इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में देखूं तो इस यहाँ पे इस पॉइंट पे ये प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो इस टाइप से इसका शेप होगा और ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे पाए जाने की फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स भी यहाँ पे फाइनाइट होगी, क्योंकि ये फंक्शन ओड फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी वैल्यू मिल सकती है। और मिल क्या सकती है, हम पता भी लगा सकते हैं कौन सी वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से तुम देखोगे कि इस फंक्शन का स्क्वायर और एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर वाला नेगेटिव बनेगा, इधर वाला पॉजिटिव बनेगा, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी और इसका मोड वैल्यू लोगे तो पॉजिटिव आएगा। एनीवे, इतना करने के बाद हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो होगा इसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो आएगी वो नॉन जीरो आएगी, ये तय है। अब हमें मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम पूछा है तो हम इसका मोड, अगर ये नेगेटिव आती, ये नेगेटिव आती तो ये और ये 0, तो यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम किसको बताते, या तो इसको बताते या इसको बताते, लेकिन दोनों का सेम है। लेकिन यहाँ पे मोड वैल्यू दे दी है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोड वैल्यू दे दी है। अदरवाइज यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ तब हो सकती थी जब एक वेव फंक्शन और बना दिया जाता और उसकी ज्यादा नेगेटिव में वैल्यू आती, तब प्रॉब्लम हो सकती थी। तब ये 0, ये नेगेटिव, ये ज्यादा नेगेटिव, और तब तुमसे पूछता कि मिनिमम और मैक्सिमम कौन सा, तो 0 वाला मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता। एनीवे, तो इस तरीके से इसमें थोड़ा सा यहाँ पे पेज फंसा हुआ था, वो यही था कि मोड वैल्यू ऑफ एक्स है और यहाँ पे मोड वैल्यू ऑफ एक्स है, तो ये हम बहुत सेफ है, सीधा सीधा हम कह सकते हैं ये अगर नेगेटिव भी आएगी तो भी इसका मोड वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा और तब हमें आंसर मिलेगा मैक्सिमम इसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेशन वैल्यू का, राइट। अब दूसरा पार्ट इसका देखते हैं। दूसरा पार्ट यहाँ पे है कि एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो जैसे हम पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स पढ़ते हैं, 0 से एल लेंथ के करस्पॉन्डिंग और -l से +l लेंथ के करस्पॉन्डिंग, तो मैंने क्लास में भी बहुत बार बताया हुआ है कि इस टाइप का अगर पोटेंशियल वेल का प्रॉब्लम आता है तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होती है उसमें फर्स्ट टर्म, अगर इस टाइप का अगर वेल लेते हैं तो पहली टर्म आती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की, पहली टर्म आती है कांस्टेंट, और दूसरी टर्म यहाँ पे 1/n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आती है, यहाँ पे कुछ और कांस्टेंट आता है। तो यहाँ से सीधा सीधा निष्कर्ष यही निकलता है कि जैसे जैसे n बढ़ेगा ये वाली वैल्यू कम होगी और इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू कम घटेगी, यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू बढ़ेगी। तो जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इंक्रीज होगी। तो ये वाले केस में नंबर ऑफ नोड्स तुम काउंट करोगे तो नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 1 2 एंड 3, और यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स तुम्हारे पास 1 है। लेकिन यहाँ पे ये जो स्टेट्स है, ये स्टेट्स प्योर स्टेट नहीं है सिस्टम की, बेसिस स्टेट के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में ये लिखी हुई है। और ये वाली स्टेट जो है ये भी ओड फंक्शंस के लीनियर बेसिस ओड फंक्शन के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में ही लिखी हुई है, ये ध्यान रखना। साइन वालों के लीनियर कॉम्बिनेशन में ही लिखी हुई है, यानी n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 6, इस टाइप के बेसिस स्टेट के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में ये स्टेट है। और उसका रिजल्टेंट वेव फंक्शन ऐसा है, क्योंकि अगर ये ओड वाला है तभी सेंटर वाला 0 हो सकता है, यहाँ पे इवन ओड का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं होगा, यहाँ पे कोस वाले फंक्शन भी इंक्लूड होंगे, तब जाके ये x इक्वल टू 0 पे फंक्शन 0 नहीं है। तो ये बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें हैं जो डिस्कशन के दौरान हम क्लास में करते हैं। यहाँ से सीधा सीधा कंसेप्ट यही निकलता है कि जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है तुम्हें, यानी ये ज्यादा स्टेट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इसके करस्पॉन्डिंग ज्यादा मिलेगा। तो x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो ये वाली स्टेट मैक्सिमम देगी, इसका मोड वैल्यू मैक्सिमम, और एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी। इस तरीके से इसके आंसर को हम दे सकते हैं।
बिना किसी कैलकुलेशन के दे सकते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखें, ये भी बहुत सीधा सा है, इसमें भी कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ काम। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इन ए वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल ऑफ लेंथ l एक्सटेंडिंग फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू l। एज यूजुअल अपना पोटेंशियल वेल है जिसकी एनर्जी आइगेन वैल्यू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2ml स्क्वायर, और जो वेव फंक्शन होगा वो अंडर रूट 2 अपॉन एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, उस टाइप का वेव फंक्शन है। When it is in the energy again labeled by n equal to 1 2 3 and so on, the probability of finding in the interval 0 is less than x is less than l by 8 is 1 by 8, ये दिया हुआ है। यहाँ पे तुम्हें कंडीशंस दे दी बस, इसका यहाँ से तो तुम्हारे पास ये जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमें पता है साई का मोड का स्क्वायर, और साई का मोड का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। इसको अगर dx से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम कहेंगे कि इस dx इंटरवल में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इतनी होगी, और फिर इसको अगर 0 से l बाई 8 के इंटीग्रेट कर देंगे तो ये 0 से l बाई 8 में l बाई 8 तक 0 से x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l बाई 8 तक पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ये वैल्यू तुम्हें दे रखी है कितनी, 1 बाई 8, ये गिवन है। यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, हमें पता है साई पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स और एक्सटेंडिंग फ्रॉम 0 टू l, तो अंडर रूट 2 अपॉन l और साइन इन पाई एक्स अपॉन l, बस ये वैल्यू यहाँ पे रख दो। इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी इतना ही आएगा क्योंकि फंक्शन रियल है, तो यहाँ से 2 अपॉन l को बाहर ले लो, 0 से l अपॉन 8 यहाँ पे आ जाएगा, और साइन स्क्वायर इन पाई एक्स अपॉन l इंटू डी एक्स, और दिस इज इक्वल टू 1 बाई एन। बस इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर दो और फिर n की मिनिमम वैल्यू पुट करो, n इक्वल टू 1। तो यहाँ n की मिनिमम वैल्यू क्या, हमें क्या चाहिए, n की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, यानी कंडीशन आएगी कोई और उस कंडीशन में क्या वैल्यू रखे कि n की मिनिमम वैल्यू क्या रखे कि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, बस ये देखना है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इसको करेंगे 2 अपॉन l, और साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 एन पाई एक्स अपॉन एल डिवाइड बाई 2 इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू एल बाई 8 इज इक्वल टू 1 बाई 8, ऐसा। और इस 2 से इस 2 को कट कर दो और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो पहला टर्म आएगा यहाँ पे 1 बाई एल, तो यहाँ पे है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको 1 बाई एल एज इट इज, और 1 बाई एल यहाँ पे आ गया। dx को इससे इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, l बाई 8 इंटीग्रल ऑफ dx 0 से l बाई 8, ये टर्म आ गया। देन हमें क्या करना है, माइनस का cos 2 n पाई एक्स अपो l इंटू डी एक्स, तो इसका आ जाएगा साइन 2 n पाई एक्स अपॉन l डिवाइड बाई 2 n पाई अपॉन l, और इंटीग्रेशन हो गया और वैल्यू लगाएंगे 0 से l बाई 8 इज इक्वल टू 1 बाई 8, ऐसा। तो यहाँ से तुम्हारे पास पहला टर्म आएगा, दैट इम्प्लाइज पहला टर्म यहाँ पे आ जाएगा l बाई 8, 1 अपॉन l इंटू l बाई 8, यहाँ पे x की जगह l बाई 8 लगाएंगे तो n पाई बाई 4 साइन n पाई बाई 4 साइन n पाई बाई 4 डिवाइड बाई 2 n पाई अपॉन l, ऐसे। और फिर माइनस साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो आगे वाली टर्म 0 हो जाएगी, और दिस इज इक्वल टू हाउ मच 1 बाई 8। तो पहली टर्म से इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहां से कंडीशन तुम्हें मिलेगी साइन एन पाई बाई 4 इक्वल टू 0। ये देखो l से l कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई 8 से 1 बाई 8 कैंसिल, और फिर ये 1 अपॉन l इससे मल्टीप्लाई होगा, और दिस क्वांटिटी विल बिकम 0, तो ये सारे उधर जाके 0 हो जाएंगे। साइन n पाई बाई 4 इक्वल टू 0, साइन n पाई बाई 4 इज इक्वल टू 0,
यहाँ पे हम कह सकते हैं कि n पाई बाई 4 इज इक्वल टू एम पाई। अगर ये n पाई बाई 4 की वैल्यू एम पाई के बराबर है, ठीक है, एम पाई के बराबर है, तब हम क्या कह सकते हैं, n की वैल्यू कितनी, और एम पाई यानी m की वैल्यू मिनिमम हम लेंगे 1, तो m इक्वल टू 1 के लिए बात करें तो ये आ जाएगा पाई से पाई कैंसिल, और n इज इक्वल टू तुम्हारे पास आ जाएगा 4। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आसानी से सोल्व किया जा सकता है। n इक्वल टू 4 वो वैल्यू होगी जिसके लिए प्रोबेबिलिटी 1/8 0 से l/8 रेंज में पाए जाने की वो मिनिमम वैल्यू होगी। ओके, इसके बाद और भी वैल्यू हो सकती है, n की वैल्यू 5 हो, यहाँ पे n की m इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 पाई हो गया, 2 पाई हो गया तो ये 4 2 जा 8, n की वैल्यू 8 हो सकती है, 4 हो सकती है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ 4, उन वैल्यू पे प्रोबेबिलिटी सेम मिलेगी उन वेव फंक्शन के करस्पॉन्डिंग, राइट। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, इसमें हमें क्या दे रखा है, ए टू स्टेट सिस्टम इन्वॉल्व्स अंडर द एक्शन ऑफ द हैमिल्टोनियन, और ये हैमिल्टोनियन हमें क्या दे रखा है, इसको देखो, H इज इक्वल टू ई नोट ए प्लस ई नोट प्लस डेल्टा बी और बी, ये हैमिल्टोनियन दिया हुआ है। वेयर ए एंड बी आर टू ऑर्थोगोनल स्टेट्स, यानी ए और बी दो ऑर्थोगोनल स्टेट है, इसका मतलब इसका इनर प्रोडक्ट क्या होगा, 0। ओके, ऑर्थो नॉर्मल है, यानी ए का ए के साथ इनर प्रोडक्ट 1 और बी का बी के साथ इनर प्रोडक्ट 1, ये है, और ए का बी के साथ इनर प्रोडक्ट कितना, 0, तो ये ऑर्थो नॉर्मल की कंडीशन है। दीज स्टेट्स ट्रांसपोर्ट टू वन अनदर बाय पेरिटी ऑपरेटर, तो यानी पेरिटी ऑपरेटर अगर स्टेट ए पे ऑपरेट करवा दिया जाए तो ये बी बना देता है, और पेरिटी ऑपरेटर अगर बी पे ऑपरेट कर दे तो ये उसको ए बना देता है, ऐसा दिया हुआ है। If at time t equal to 0 the system is in state of definite parity p equal to 1, t equal to 0 टाइम पे सिस्टम की पेरिटी कौन सी स्टेट में थी, ऐसे स्टेट में सिस्टम है जिसकी पेरिटी कितनी है, 1। द अर्लीस्ट टाइम t at which the probability of finding the system in the state of parity p equal to -1 is 1, यानी probability of finding the earliest time t at which the probability of finding the system in the state of parity p equal to -1 is 1 is, कौन सी वो अर्लीस्ट टाइम है जिसके अंदर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, कौन सी स्टेट में पेरिटी की वैल्यू -1 के करस्पॉन्डिंग आ जाए, तो वो अर्लीस्ट टाइम हमें निकालना है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे देखें तो वो क्या होगा, इसमें तुम्हें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी चाहिएगी करस्पॉन्डिंग टू स्टेट ए एंड करस्पॉन्डिंग टू स्टेट बी। तो सबसे पहले अगर मैं हैमिल्टोनियन को स्टेट ए पे ऑपरेट करवाता हूं तो क्या मिलेगा, तो ये हैमिल्टोनियन मेरे पास है। यहाँ पे अगर मैं ऑपरेटर ए ऑपरेट करवाऊं, ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर मैंने स्टेट ए यहाँ पे लगा दी तो स्टेट ए इसके साथ क्या होगी, 0, इसके साथ स्टेट ए 0 देगी, और इसके साथ स्टेट ए नॉर्मलाइज हो जाएगी, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा E0 इंटू ए, ये मिलेगा। यानी एच ऑपरेटर अगर स्टेट ए पे ऑपरेट होता है तो एनर्जी आइगेन वैल्यू E0 देता है और स्टेट वापस तुम्हें वही मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये E0 क्या है, इस हैमिल्टोनियन की इस स्टेट के करस्पॉन्डिंग आइगेन वैल्यू, ए के करस्पॉन्डिंग आइगेन वैल्यू E0 आ गई। ऐसे ही अगर हैमिल्टोनियन को हमने ऑपरेट करवा दिया स्टेट बी पे, तो अब देखो यहाँ पे ए की जगह अगर बी लिखेंगे ये तो हो जाएगा 1, और यहाँ पे बी लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ से तुम्हारे पास मिलेगा E0 प्लस डेल्टा, E0 प्लस डेल्टा इंटू केट बी, ये मिलेगा। यानी हैमिल्टोनियन की स्टेट बी के करस्पॉन्डिंग आइगेन वैल्यू कितनी है, E0 प्लस डेल्टा है। ये चीज भी हमें समझ में आ गई। अब देखो
नेक्स्ट पार्ट इसका हम देखते हैं तो क्या हम कह सकते हैं, तो यहां से हम कहेंगे कि अब हम जो स्टेट मानते हैं एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे जो सिस्टम की स्टेट है वो स्टेट हम मान लेते हैं कि वो दोनों स्टेट के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखी हुई है अलग अलग प्रोबेबिलिटी के साथ। तो हम ये कह देते हैं ए और स्टेट ए प्लस बी स्टेट बी, स्टेट बी। तो ये ए और बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है, ये स्मॉल ए का मोड का स्क्वायर स्टेट ए में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी और स्मॉल बी का मोड का स्क्वायर स्टेट बी में, कैपिटल बी में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से इस स्टेट को अगर नॉर्मलाइज करें तो हमें एक कंडीशन तो ये मिलती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, पहली कंडीशन। और इसको मोर प्रिसाइसली लिखे तो मोड ए मोड बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन ये मिलेगी। और t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे हमें ये दिया हुआ है कि स्टेट है, क्या कहा है कि इफ एट t इक्वल टू जीरो द सिस्टम इज इन द स्टेट ऑफ डेफिनेट पेरिटी p इक्वल टू 1। तो ये साई पे अगर पेरिटी ऑपरेट कर दी जाए, पेरिटी ऑपरेटर ऑपरेट कर दिया जाए, ठीक है, पेरिटी ऑपरेटर साई पे ऑपरेट कर दिया जाए और ये t इक्वल टू जीरो पे साई है, ध्यान रखना t इक्वल टू जीरो पे है तो इसको थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूं मैं, साई एक्स जीरो, साई एक्स जीरो, t इक्वल टू जीरो पे ये है। तो पेरिटी अगर इस साई एक्स जीरो पे ऑपरेट कर दिया जाए तो ये हमें दिया हुआ है कितना, कि ये हमारे पास आएगा 1 इंटू सेम स्टेट साई एक्स जीरो, ये आना चाहिए, ये दिया हुआ है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पेरिटी अगर निकालें तो वो कितनी आए, 1 आए। तो ऐसा अगर हम लगा दें यहाँ पे पेरिटी ऑपरेटर साई एक्स जीरो पे ऑपरेट कर दें तो पी साई एक्स जीरो पे ऑपरेट कर दिया जाए, तो इसका मतलब क्या है, पेरिटी ऑपरेटर हम ऑपरेट कर रहे हैं किस पे, ए, ए पे और प्लस बी और बी पे। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, पेरिटी ऑपरेटर ए पे ऑपरेट करे तो क्या मिल जाएगा, ए, यहाँ पे मिल जाएगा ए, और पेरिटी ऑपरेटर ए पे ऑपरेट करेंगे तो ये मिल जाएगा बी, बी क्योंकि ये स्टेट को बदल देता है और प्लस बी को ए बना देता है। और इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 और साई साथ में आ जाएगा एक्स जीरो, क्योंकि पेरिटी ऑपरेटर इस स्टेट पे ऑपरेट होके क्या देगा, 1 देगा, ये हमें पता है, और साई एक्स जीरो मिलेगा। तो यहां से इस इक्वेशन को कह दो इक्वेशन नंबर 2। और अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम कंपेयर करें, है ना, कंपेयर कर दें तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करें तो साई एक्स जीरो यहाँ पे मिल रहा है, ये साई एक्स जीरो इस साई एक्स जीरो के बराबर है। ये तभी पॉसिबल होगा जब ए और बी बराबर होंगे, ए इज इक्वल टू बी, और ए बराबर बी हो गया तो इसका मतलब ये ए और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2, क्योंकि बराबर प्रोबेबिलिटी हो गई। तो ए इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1/√2, ए इक्वल टू बी तुम इसमें पुट करोगे तो ए की वैल्यू 1/√2, बी की वैल्यू 1/√2। तो अब हमारे पास क्या आ गया, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आ गया। और नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये सारी चीज हमारी कंप्लीट है और यहाँ पे 1/√2 ये मेरे पास आई एक्स जीरो है। अब लेटर टाइम टी पे, लेटर टाइम टी पे हम बात करें तो क्या करें कि साई एक्स टी निकालें, साई एक्स टी। और मैंने तुम्हें बताया था कि अगर हमें हैमिल्टोनियन की आइगेन स्टेट्स पता है तो हम किसी भी टाइम पे, किसी इंस्टेंट पे अगर हमें वेव फंक्शन पता है पार्टिकल का तो किसी भी टाइम पे वेव फंक्शन पता किया जा सकता है। और वो तभी संभव है जब हैमिल्टोनियन की आइगेन स्टेट हमारे पास पता हो। तो हमारे पास पता है अलग अलग स्टेट के करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे अगर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की आइगेन स्टेट पता है, ए के करस्पॉन्डिंग एनर्जी पता है, बी के करस्पॉन्डिंग एनर्जी पता है, तो ये जो साई एक्स टी है वो कैसे लिखा जाएगा, तो उसमें केवल और केवल हमें क्या करना पड़ता है, e टू दी पावर आयोटा,
ई टू दी पावर माइनस आयोटा, और इस स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो थी E0 T अपॉन एच क्रॉस, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो केवल, और ये आ जाता है साई ए स्टेट ए, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस आयोटा और E0 प्लस डेल्टा, डेल्टा प्लस E0 इंटू टी अपॉन एच क्रॉस, और स्टेट आ जाएगी तुम्हारे पास, ये लेटर टाइम टी पे स्टेट है सिस्टम। तो t इक्वल टू 0 पे ये है, t टाइम पे ये स्टेट है। अब क्या पूछा है देखो, द अर्लीस्ट टाइम t, यहां तक तो अपना काम नॉर्मलाइज स्टेट कैलकुलेट करने का हो गया था। इसके बाद पूछा द अर्लीस्ट टाइम t एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन द स्टेट ऑफ पेरिटी p इक्वल टू -1 इज। अब इसके ऊपर हम पेरिटी ऑपरेट करवाएं, पेरिटी ऑपरेटर लेटर टाइम t पे पेरिटी ऑपरेटर ऑपरेट करवाएं, साई एक्स टी पे क्या मिलेगा देखो, साई एक्स टी पे अगर मैं पेरिटी ऑपरेटर ऑपरेट करवा देता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/√2 और e टू दी पावर माइनस आयोटा E0 t अपॉन एच क्रॉस, और यहाँ पे आ जाएगा पेरिटी ऑपरेटर ऑन ए और प्लस 1/√2, और ये कितना आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस आयोटा E0 प्लस डेल्टा इंटू टी अपॉन एच क्रॉस, और पेरिटी ऑपरेटर ऑपरेटिंग इन स्टेट बी, ऐसा है ना। ठीक, तो यहां से तुम्हारे पास कितना आएगा देखो, इसको तुम सोल्व करोगे तो ये पेरिटी ऑपरेटर की वैल्यू, द अर्लीस्ट टाइम t एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन द स्टेट ऑफ पेरिटी p इक्वल टू -1 इज 1। ठीक है, इज, तो यहां से कितना आ जाएगा देखो, p, और यहां से अपने पास इसको हम सोल्व करें तो कितना आएगा, पाई ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू, और p अगर a पे ऑपरेट होगा तो इसको बदल के b कर देगा, तो 1/√2 e टू दी पावर माइनस आयोटा E0 t अपॉन एच क्रॉस, और पेरिटी ऑपरेटर इस पे ऑपरेट होके कर देगा इसको b स्टेट b, सॉरी, और प्लस यहां से तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, e टू दी पावर माइनस आयोटा E0 t अपॉन एच क्रॉस, और पेरिटी ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन स्टेट बी इज ए, यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा ई टू दी पावर साथ में माइनस आयोटा डेल्टा टी अपॉन एच क्रॉस, माइनस आयोटा डेल्टा टी अपॉन एच क्रॉस, और यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा ए, ऐसे। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो। और हमें दिया हुआ क्या है कि अगर पेरिटी ऑपरेटर किसी स्टेट पे दी हुई है साई एक्स टी पे, तो वो किसके बराबर आ जाए, -1 के बराबर आ जाए। तो इसको माइनस साई एक्स टी के बराबर कर दूं मैं, दिस इज इक्वल टू, यानी हमें गिवन जो है वो ये है कि पेरिटी इस साई एक्स टी पे ऑपरेट करे लेटर टाइम पे, तो वो पी ऑपरेटर अगर मेरे पास साई एक्स टी पे ऑपरेट हो जाए तो मुझे पेरिटी की आइगेन वैल्यू -1 मिले और सेम स्टेट साई एक्स टी मिल जाए। तो अब बस क्वेश्चन आसान है, -1 साई एक्स टी, यानी साई एक्स टी तुम्हारे पास ये है, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ठीक है,
माइनस साई एक्स टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, यानी ये किसके बराबर आना चाहिए, माइनस का साई ऑफ एक्स टी के बराबर आना चाहिए। माइनस ऑफ साई एक्स टी कितना आ जाएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बस, कितने के बराबर आ जाएगा। और ये दोनों को इक्वेट कर दें तो कितना आएगा, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। हमें इस वाले पोर्शन की अभी यहाँ जरूरत नहीं है। ओके, इसको मैंने यहाँ पे ही लिख दिया है। तो अब मैं कॉमन टर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे, माइनस का 1/√2, सिंगल सिंगल टर्म लिख देता हूँ। यहाँ पे भी 1/√2 आएगा। देखो, माइनस का 1/√2 ई पे पावर माइनस आयोटा E0 t अपॉन एच क्रॉस, और केट वन केट ए, और साथ में माइनस 1/√2 और ई पे पावर माइनस आयोटा, और ये आ जाएगा डेल्टा प्लस E0 इंटू टी अपॉन एच क्रॉस, और केट बी ये क्वांटिटी किसके बराबर, इसके बराबर, इज इक्वल टू कितना, 1/√2 ई पे पावर माइनस आयोटा E0 t अपॉन एच क्रॉस केट ए, सॉरी केट बी, यहाँ पे केट बी, और साथ में आ जाएगा प्लस 1/√2 ई पे पावर माइनस आयोटा E0 प्लस डेल्टा इंटू टी अपॉन एच क्रॉस और केट ए, ऐसा। तो यहाँ पे ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर है, तो इसके कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए। पहले तो 1/√2 से 1/√2 को हर जगह से हटा देते हैं, और इसको इसके बराबर करते हैं, और इसको इसके बराबर करते हैं। कितना आता है देखो, यहाँ से तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, e टू दी पावर माइनस आयोटा E0 t अपॉन एच क्रॉस इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस आयोटा E0 t, ये वाली जो क्वांटिटी आएगी ये माइनस में आएगी, ये भी ध्यान रखें। e टू दी पावर माइनस आयोटा E0 t अपॉन एच क्रॉस, और साथ में क्या आएगा, e टू दी पावर माइनस आयोटा डेल्टा टी अपॉन एच क्रॉस, ये इसके बराबर आएगा। कोफिशिएंट ए के को केट ए के कोफिशिएंट को बराबर करेंगे, ये वाली जो टर्म आएगी वो ये होगी, और इसकी टर्म आएगी वो माइनस ई टू दी पावर माइनस E0 t अपॉन एच क्रॉस। तो इसको इससे कट कर दें, यहां से तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे आया -1 इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस आयोटा डेल्टा टी अपॉन एच क्रॉस। ठीक है, तो यहां से अपने पास इतना आया, और इसको क्या लिख सकते हैं, -1 को e टू दी पावर कितना लिख सकते हैं, जिससे यहाँ पे -1 आए, तो कोस पाई यानी n पाई 2n प्लस 1, या n प्लस 1 इंटू पाई, कितना लिख सकते हैं, देखो भाई थोड़ा सा इसको बनाओ ताकि -1 आए, और n की वैल्यू मिनिमम रख दे, पहले ही, क्योंकि हमें तो मिनिमम टाइम चाहिए। तो e टू दी पावर में क्या लिख सकता हूँ, आयोटा पाई लिख सकता हूँ, क्या, आयोटा पाई। e टू दी पावर आयोटा पाई क्या होता है, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, और कोस पाई की वैल्यू -1, साइन पाई की वैल्यू 0। तो e टू दी पावर आयोटा पाई इसको मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस, और माइनस आयोटा पाई भी लिख सकता हूँ, क्योंकि कोस पाई माइनस आयोटा साइन पाई भी मेरे पास इतना ही आता है। तो e टू दी पावर माइनस आयोटा पाई इज इक्वल टू माइनस आयोटा डेल्टा अपॉन एच क्रॉस, ठीक है, डेल्टा अपॉन एच क्रॉस, और इंटू टी, तो इसको कंपेयर कर दें, e टू दी पावर माइनस आयोटा तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास डेल्टा अपॉन एच क्रॉस इंटू टी इज इक्वल टू पाई। तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा,
टी इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा पाई एच क्रॉस अपॉन डेल्टा, पाई एच क्रॉस अपॉन डेल्टा। ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। तो पाई एच क्रॉस अपॉन डेल्टा ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो हम इस तरीके से देख सकते हो। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन बहुत आसानी से इसको तुम समझ सकते हो, आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन में यहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो तुम्हें नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कैलकुलेट करने के काम में आएगी। उसके बाद टी टाइम पे वेव फंक्शन हमने बार बार लिखा हुआ है, ऐसे इसको लिख सकते हैं टी टाइम पे वेव फंक्शन को। और उसके बाद probability of finding the system in the probability p equal to -1 is 1, यानी इज यानी p इक्वल टू -1 स्टेट में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अगर 1 है, p इक्वल टू -1 स्टेट में, तो साई एक्स टी अगर इस पे p पेरिटी ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे तो वो -1 आएगी और उसकी प्रोबेबिलिटी अपने आप, तो वही साई एक्स टी अगर वापस मिल जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। तब वो कंडीशन मैंने यहाँ पे लगाई थी और उसका यूज करके हमने ये टाइम कैलकुलेट कर लिया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। इसमें थोड़ा सा तुम्हें अपने माइंड को शार्प करना पड़ेगा तभी ये कर पाओगे। और बहुत आसान भी था, अगर जिन्हें प्रैक्टिस की होगी उनके लिए काफी आसान था, अदरवाइज थोड़ा सा ये मुश्किल हो सकता है। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, जिसका केवल एक फॉर्मूला तुम्हें ध्यान में रखना था, उसी से ये क्वेश्चन हो जा रहा है। The energy of a two-state quantum system are E0 and E0 plus alpha h. E0 and E0 plus alpha into h. ये एनर्जी दे रखी है, ठीक है। वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन 0 इज ए कांस्टेंट। अल्फा क्या है? कांस्टेंट है, ऐसे दिया हुआ है। एंड द करस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइज्ड स्टेट 0 एंड 1 रेस्पेक्टिवली, यानी इस E0 के करस्पॉन्डिंग स्टेट 0 है और ये जो E0 प्लस अल्फा एच क्रॉस है इसके करस्पॉन्डिंग स्टेट 1 है, ये दिया हुआ है, ठीक है। दो स्टेट दिए हुए हैं। At time t equal to 0, when the system is in state 0, the potential is altered by time dependent term v। पोटेंशियल टाइम डिपेंडेंट टर्म v से अल्टर्ड हो जाता है सच दैट, और इस तरीके से दिया हुआ है कि 1v तो 0 है, उसकी वैल्यू h क्रॉस अल्फा अपॉन 10 ऐसे आ जाती है, ये ध्यान देना। द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी टू द स्टेट 1 एट टाइम t इज लेस देन अल्फा, यानी कि t इंटू अल्फा क्या है? लेस देन 1 है। t अल्फा इज लेस देन 1, यानी t है वो बहुत छोटा है, t इज वेरी लेस देन 1 अपॉन अल्फा दिया हुआ है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सीधा पहला मैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखता हूं, और वो फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या है? अगर ट्रांजिशन हो रहा है nth स्टेट से kth स्टेट में, तो ये मैट्रिक्स एलिमेंट बनेगा और इसका मोड का स्क्वायर आता है, पहली चीज तो ये। और 4 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई में आता है, 4 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और साइन ओमेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा के एन बाई 2, साइन स्क्वायर ओमेगा एन के बाई 2 डिवाइड बाई ओमेगा एन के का होल स्क्वायर, डिवाइड बाई ओमेगा एन के का होल स्क्वायर, ये तुम्हें दिया हुआ है। ओके, ये फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करनी है तुम्हें और लगभग काम तुम्हारा आसान है। और ये तुम्हें दिया हुआ है, यहाँ पे के की जगह तुम्हें 1 दिया हुआ है, इनिशियल स्टेट तुम्हें 0 दे रखी है, तो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी वो ये फॉर्मूला बताता है। और पी ऑफ टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो 4 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और यहाँ से ये एच क्रॉस अल्फा अपॉन 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एन के स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और ऊपर यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा एन के, साइन स्क्वायर ओमेगा एन के टी आता है, टाइम डिपेंडेंट टर्म आती है ये। और ये जो एन टी है, टी बहुत छोटा है, टी बहुत छोटा है, तो ये टर्म जो आएगी
ओमेगा एन के अपॉन 2 इंटू टी, ये और भी छोटी हो जाएगी, ठीक है। ये ओमेगा एन के अपॉन 2 है, ये ध्यान रखना। और जब ये टर्म, ये टी बहुत छोटा है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा एन के 2 बाई टी ये छोटा होगा, और इसका स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा। तो ये जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा, ये जो साइन थीटा लिमिट टी टेंस टू 0 पे साइन ओमेगा एन के टी अपॉन 2 टेंस टू ओमेगा एन के टी अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा एन के स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, इतना आ जाएगा। तो ओमेगा एन के और डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 है ना, 2 की जगह 4 हो जाएगा। 4 से 4 को काट दो, एच क्रॉस स्क्वायर से एच क्रॉस स्क्वायर को काट दो, ओमेगा एन के स्क्वायर से ओमेगा एन के स्क्वायर को काट दो, ये बचेगा कितना, तो पी टी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितनी आएगी, एच क्रॉस स्क्वायर टी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, तो वो हो जाएगा 100। वो सिंपल सा क्वेश्चन था, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई 100, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। केवल फॉर्मूले में वैल्यू रखनी थी, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, इतना आसान क्वेश्चन था, बस केवल टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी पढ़ने की जरूरत थी, और कुछ जरूरत नहीं थी। बहुत आसान से क्वेश्चन आए थे। कुछ क्वेश्चन जैसे पिछला मैंने करवाया था वो थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन था, उसको तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो यहाँ पे स्केटरिंग से रिलेटेड आया हुआ है, ठीक है। और ये तुम्हारे पास एक बार पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। इन एन इलास्टिक स्केटरिंग प्रोसेस एट एन एनर्जी ई द फेज शिफ्ट सेटिस्फाई डेल्टा 0 इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड डेल्टा 1 इज इक्वल टू 10 डिग्री। इलास्टिक स्केटरिंग दी हुई है, while the other phase shifts are 0। इसका मतलब हम बात करें तो लो एनर्जी स्केटरिंग होगी, क्योंकि इसमें बहुत कम एंगुलर मोमेंटाज शामिल हो रहे हैं, केवल L इक्वल टू 0 और L इक्वल टू 1 एंगुलर मोमेंटाज शामिल हो रहे हैं। तो इसका मतलब पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी कम है कि उसमें L इक्वल टू 2 L इक्वल टू 3 ये एंगुलर मोमेंटाज शामिल नहीं हो रहे। और इस केस में हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं लो एनर्जी स्केटरिंग के लिए हमारे पास मेथड है पार्शियल वेव एनालिसिस। और पार्शियल वेव एनालिसिस में हमने डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट किया हुआ है एफ थीटा फाइव, और वो तुम्हारे पास समीशन ओवर 2l प्लस 1 अपॉन के ई टू दी पावर आयोटा डेल्टा एल, और साथ में तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ई टू दी पावर आयोटा डेल्टा एल साइन डेल्टा एल पी एल कोस थीटा, साइन डेल्टा एल इंटू पी एल कोस थीटा, ऐसा। और यहाँ पे तुम्हारे पास ये स्केटरिंग एम्पलीट्यूड है, तो एफ थीटा फाई का मोड का स्क्वायर करना है, एफ थीटा फाई का मोड का स्क्वायर करना है। ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन। और हमें क्या लिखना है, तो ये टर्म लिखने से पहले हम इसको एक्सपेंड करें, क्योंकि हमें पता है एल की वैल्यू दो ही पॉसिबल है, एल इक्वल टू 0 और एल इक्वल टू 1। तो ये समीशन को ओपन कर दें, यहाँ पे आ जाएगा 2 एल इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1 बाई के, पहली टर्म आएगी 1 बाई के, 1 बाई के इस, और ए टू दी पावर आयोटा डेल्टा 0 और साइन डेल्टा 0 T0 cos theta, T0 cos theta is 1, you know, T0 cos theta is 1 and then plus L equal to 1 करेंगे तो 2 plus 1 3 by k, ये कांस्टेंट टर्म e टू दी पावर आयोटा डेल्टा L की जगह 1। ये डेल्टा ही स्केटरिंग की इंफॉर्मेशन बताता है, पता है तुम्हें, अलग अलग पोटेंशियल्स के लिए भी करते हो, फिर अलग अलग पोटेंशियल लिया तो डेल्टा कैलकुलेट करते हैं, और ये डेल्टा से हम स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालते हैं, टोटल क्रॉस सेक्शन निकालते हैं, वो वाला डेल्टा। यहाँ पे साइन डेल्टा 1, साइन डेल्टा 1 और P1 कोस थीटा, P1 कोस थीटा,
और P1 cos थीटा इज cos थीटा, P1 cos थीटा इज cos थीटा। तो यहाँ पे P1 cos थीटा की वैल्यू मैं सीधी सीधी लिख देता हूँ cos थीटा हो, ये टर्म है, और इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो। ये टर्म तुम सीधी सीधी वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा फाई का मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा देखो, यहां से तुम्हारे पास 1/k और e टू दी पावर आयोटा 30 आयोटा 30 डिग्री इंटू आयोटा, तो ये cos 30 प्लस आयोटा साइन 30 इस टर्म में आएगा, cos 30 प्लस आयोटा साइन 30 एंड देन साइन 30, साइन 30 की वैल्यू तुम्हें पता ही है 1/2, और ये P0 cos थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा 3/k e टू दी पावर आयोटा, और डेल्टा एल की वैल्यू आपके पास 10 डिग्री, तो 10 डिग्री और साइन 10 डिग्री और कोस थीटा, ये इसका मोड का स्क्वायर। तो बेसिकली जो ये पूछा है पीक्स इज क्लोज टू, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की पीक है वो कौन से थीटा पे आएगी, तो थीटा पीक का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू, तो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन वो किस टाइप का आएगा, इस टाइप का ग्राफ हमें मिलता है, और ये जो पीक आती है वो पीक वैल्यू कहाँ पे आएगी ये बताना है। जैसे हमने रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूले में भी पीक वैल्यू देखी थी डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन वर्सेज कर्व हम देखते हैं, और किसी हाई एनर्जी स्कैटरिंग पे हम ये ऐसा भी कर्व देखते हैं, न्यूक्लियस से स्कैटरिंग कराते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, तो वो कुछ इस तरीके से पीक वैल्यू ऐसे बढ़ के और इस तरीके से जाती है। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की ये एक पीक पास में मिलती है, एक यहाँ पे मिनिमा और मैक्सिमा भी मिलता है, तो इसके पीछे भी बहुत ही अच्छी कहानी होती है, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है, वो भी तुम्हें समझना चाहिए। बट स्टिल यहाँ पे तुम्हें केवल पीक वैल्यू चाहिए, तो पीक के लिए तुम सीधा सीधा कंसीडर करो ये वाला वैल्यू जो होगा ये मोड वैल्यू 1 आना चाहिए, कोस थीटा की वैल्यू 1 आनी चाहिए, तो थीटा इक्वल टू तुम्हारे पास कितना आना पड़ेगा 1 आना, कोस थीटा इक्वल टू 1 आने के लिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लाना पड़ेगा, या फिर इसका डेरिवेटिव मैक्सिमा मिनिमा करने के बाद इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालो, डी सिग्मा अपॉन डी टी, ये जो तुम्हें दिया हुआ है इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके इक्वल टू 0 करोगे और फिर थीटा की वैल्यू करोगे मैक्सिमा मिनिमा के लिए। हमें क्या दूसरी चीज, पहले तो तुम डी सिग्मा अगर मैं डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को सिग्मा थीटा फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ओके, डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा को सिग्मा थीटा फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू थीटा करो, ठीक है, और उसको 0 के बराबर रख के थीटा की वैल्यू निकालो, और फिर उसका डबल डेरिवेटिव करो, और जो थीटा की वैल्यूज आई हैं उन वैल्यूज पे डबल डेरिवेटिव को देखो, अगर वो नेगेटिव आ रहा है किसी एक वैल्यू पे तो उसके करस्पॉन्डिंग तो मैक्सिमा मिलेगा, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग मिनिमा मिला, तो हमें वो थीटा लेना है जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमा डी टू सिग्मा अपॉन डी थीटा टू क्या है नेगेटिव आए, और वो वैल्यू जब तुम कैलकुलेट करोगे तो थीटा की वैल्यू तुम्हें मिलेगी 0, इसके करस्पॉन्डिंग ये डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की पीक आएगी मैक्सिमम, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है कि ए पार्टिकल ऑफ मास m इन वन डायमेंशन इज इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर डिस्क्राइब्ड बाय द हैमिल्टोनियन, तो हैमिल्टोनियन तुम्हारे पास दिया हुआ है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, वो है पी स्क्वायर बाई 2m, ओके, और प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और इन द स्टैंडर्ड रोटेशन द impulsive force at time t equal to 0 is suddenly impart the a momentum p0, यानी बहुत कम टाइम के लिए एक फोर्स लगा दिया h क्रॉस m ओमेगा मोमेंटम उससे पार्टिकल में एक्स्ट्रा आ गया, स्वीट, the probability that the particle remains in the original ground state is,
सबसे पहली चीज तो जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन हार्मोनिक ऑसिलेटर का पता होना चाहिए। तो वो तो हमें पता है, ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन साई 0 इज इक्वल टू एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड पोजीशन x। तो ये तुम्हारे पास क्या आएगा, एम ओमेगा अपॉन पाई एच क्रॉस की पावर 1/4 और साथ में e टू दी पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2h क्रॉस, ऐसा वेव फंक्शन हमारे पास आता है। क्लियर हो गई बात। तो ये वेव फंक्शन अगर हमारे पास आ गया, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जब ये इंपल्सिव फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो गया है तो उसके जस्ट बाद में उसके पास एक्स्ट्रा मोमेंटम आ गया पार्टिकल का, तो उसका जो वेव फंक्शन होगा वो वेव फंक्शन बदल करके कितना हो जाएगा। तो हमें पता है कि अगर मेरे पास कोई मोमेंटम है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा, केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है तो उसका मोमेंटम इतना कांस्टेंट मोमेंटम बदला है, यानी पहले मोमेंटम p था, अब p प्लस p नोट हो चुका है। एवरेज वैल्यू पहले p थी, अब एवरेज वैल्यू p प्लस p नोट हो जाएगी। तो इसका वेव फंक्शन कैसे बदलेगा, तो हमें इस प्योर मोमेंटम की इस प्योर स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन होता है वो वेव फंक्शन को सीधा सीधा इस वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इस मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग प्योर स्टेट बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, e टू दी पावर आयोटा p नोट x अपॉन h क्रॉस, ये मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग। अगर कोई पार्टिकल फ्री पार्टिकल p नोट मोमेंटम के साथ मूव कर रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, डजंट मैटर, इसी तरीके से वो लगातार मूव करता चला जाएगा। तो ये मोमेंटम का प्योर स्टेट का वेव फंक्शन है जिसमें पार्टिकल का मोमेंटम फिक्स है p नोट, और इसको इस स्टेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो तुम्हारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट जो चेंज हो गई है, ग्राउंड स्टेट में परिवर्तन, उसके करस्पॉन्डिंग स्टेट होगी और वो कितनी हो जाएगी, एम ओमेगा अपॉन पाई एच क्रॉस की पावर 1/4 e टू दी पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2h क्रॉस इंटू e टू दी पावर आयोटा p नोट x अपॉन h क्रॉस, ये इसके अंदर में आ गए। ओके, अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पहले वाली स्टेट में ही रहे। तो ऐसे तो हमने क्लास में कितने प्रॉब्लम किए हैं कि अगर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स है और बॉक्स की लेंथ 0 से l है और हमने अचानक से उसकी लेंथ को 0 से l से बढ़ा करके 0 से 2l कर दी, तब पार्टिकल की पहले वाली ग्राउंड स्टेट में रहने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, एंड सो ऑन। ऐसे हमने किए हैं क्वेश्चन, है ना। हार्मोनिक ऑसिलेटर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम की थी, डिराक डेल्टा पोटेंशियल से रिलेटेड प्रॉब्लम भी की थी। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स हमने किए हैं, तो इसको भी आसानी से कर सकते हैं। हमें क्या करना है, केवल और केवल साई 0 प्राइम एक्स और साई 0 एक्स का मोड का जो स्क्वायर होगा यही प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, यही प्रोबेबिलिटी होगी और इसको हमें सोल्व करना है। तो पहले साई प्राइम एक्स और साई 0 एक्स का इनर प्रोडक्ट हम ले लेते हैं। तो साई 0 प्राइम एक्स का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हमें लेना है। तो इसका जो वैल्यू होगा वो सबसे पहले ये इंटीग्रल कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ये इंटीग्रल लिखता हूँ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट तो ये एम ओमेगा अपॉन पाई एच क्रॉस की पावर 1/2 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी आएगा, ये आ जाएगा। पहली चीज तो ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, कि हमारी कैलकुलेशन अभी चल रही है, तो चल रही है साई 0 प्राइम और साई का इनर प्रोडक्ट, केवल ये चल रहा है। तो ये डिवाइड बाई 2 e टू दी पावर माइनस का एम ओमेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2h क्रॉस, और इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट e टू दी पावर माइनस का आयोटा p नोट x अपॉन h क्रॉस, ये तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो गया। और इस फंक्शन को एज इट इज मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये यहाँ पे आ ही गया और ये आ जाएगा e टू दी पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर अपॉन
2h क्रॉस इंटू डी एक्स, ये बन गया। अब इसमें कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में, अब आसानी से हो जाएगा। क्या होगा, तो ये एक इंटीग्रल हो गया तुम्हारे पास एम ओमेगा अपॉन पाई एच क्रॉस की पावर 1/2 और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा और e टू दी पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस और माइनस का इसी में कर देता हूँ, माइनस का ये आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस का एम ओमेगा और साथ में जाएगा तुम्हारे पास कितना e टू दी पावर माइनस का आयोटा पी नोट एक्स अपॉन एच क्रॉस इंटू डी एक्स। बस ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको तो मिटा, तो इसका मोड का स्क्वायर और करना है भाई, तो इंटीग्रल का रिजल्ट आए उसका मोड का स्क्वायर और करना पड़ेगा तब जाके आंसर आएगा। ये इज इक्वल टू कितना, देखो पी नोट एक्स यहाँ पे है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं, एक इंटीग्रेशन होता है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स इंटू डी एक्स प्लस बीटा एक्स इंटू डी एक्स। ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आता है अंडर रूट पाई अपॉन अल्फा और e टू दी पावर ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा, आई थिंक यस, बीटा स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा, बीटा स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा, ये इसका रिजल्ट है। तो बस यहां से कंपेयर कर लो क्या क्या आ रहा है। देखो इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिखता एम ओमेगा अपॉन पाई एच क्रॉस की पावर 1/2, पहली चीज तो ये, और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं e टू दी पावर माइनस एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस इसी के साथ माइनस आ जाएगा ऊपर में ही और आयोटा पी नोट एक्स अपॉन एच। अब देखो वैल्यू निकालनी है हमें, बीटा और अल्फा का मान निकालना है। देखो एम ओमेगा यहाँ पे जो है वो क्या है, अल्फा एक्स स्क्वायर और माइनस के साथ, एक्स स्क्वायर और माइनस को छोड़ दो, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस, और बीटा की वैल्यू क्या आएगी एक्स के साथ जो क्वांटिटी है तो वो आएगी आयोटा पी नोट माइनस का आयोटा पी नोट अपॉन एच क्रॉस, ये आएगा बीटा, है ना। ठीक, ये ऐसा है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो इस इंटीग्रल की, तो ये आ जाएगा एम ओमेगा अपॉन पाई एच क्रॉस पावर 1/2 और अंडर रूट पाई अपॉन एम ओमेगा एच क्रॉस ऊपर चला जाएगा। पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। और फिर e टू दी पावर माइनस का e टू दी पावर बीटा स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, इस क्वांटिटी का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस का पी नोट स्क्वायर, माइनस का पी नोट स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस और डिवाइड बाई 4 टाइम्स अल्फा की वैल्यू कितनी एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस, तो एच क्रॉस से तो एच क्रॉस कट गया, है ना। ठीक, और पी नोट स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये सारा क्वांटिटी इससे कट गई और ये कितना आ जाएगा, देखो e टू दी पावर माइनस का पी नोट स्क्वायर, माइनस का पी नोट स्क्वायर, और पी नोट हमें दिया हुआ है एच क्रॉस एम ओमेगा, एच क्रॉस एम ओमेगा, इसका अंडर रूट का स्क्वायर यही आ जाएगा और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा यहाँ पे बीटा स्क्वायर में यहाँ पे एच क्रॉस स्क्वायर भी आएगा, तो एक एच क्रॉस से एक एच क्रॉस कट जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा अपॉन में एच क्रॉस और 4 एम ओमेगा, 4 एम ओमेगा,
तो एच क्रॉस एम ओमेगा से एच क्रॉस एम ओमेगा भी कट जाएगा, ये वाली वैल्यू आएगी, और इसका मोड का स्क्वायर कर दो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मोड का स्क्वायर कर दोगे तो आंसर अपने को मिल जाएगा। राइट, तो इस तरीके से तुम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, e टू दी पावर माइनस का 1/2 आएगा बेसिकली, मोड का स्क्वायर करोगे तो ये 2/4 आएगा, e टू दी पावर माइनस 2/4 इज e टू दी पावर माइनस 1/2, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर तुम्हारे पास ये वाला जो है e टू दी पावर माइनस 1/2 वाला, वो सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी मेजर्ड simultaneously with arbitrary accuracy for the motion of a quantum dimensions। तो साइमल्टेनियसली मेजर नहीं होने वाली क्वांटिटीज क्या होंगी, तो ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि दो ऑपरेटर कंपेटेबल ऑपरेटर होते हैं, यानी दो ऑपरेटर का कम्यूटेशन रिलेशन अगर जीरो आता है तो उन दोनों ऑपरेटर को साइमल्टेनियसली मेजर किया जा सकता है और एक्यूरेसी के साथ। लेकिन अगर कोई दो ऑपरेटर एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं करते हैं तब उनको साइमल्टेनियसली मेजर नहीं किया जा सकता। ओके, एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता। तो हमें वो देखना है कि कौन कौन से ऑपरेटर का कम्यूटेशन रिलेशन जीरो नहीं होता। तो पहला तुम्हें दे रखा है स्क्वायर ऑफ द रेडियल पोजीशन एंड एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, आर स्क्वायर और एल एक्स, इसका कम्यूटेशन रिलेशन देखो। दूसरा तुम्हें दे रखा है एक्स कंपोनेंट ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंटम, यानी एल एक्स और पी एक्स का कम्यूटेशन रिलेशन। और तीसरा तुम्हें दे रखा है वाई कंपोनेंट ऑफ पोजीशन एंड एक्स कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और चौथा तुम्हें दे रखा है स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम पी स्क्वायर और एल स्क्वायर। ओके, तो इनमें से कौन सा सही, ये क्या दे रखा है पहला एल जेड, यस एल स्क्वायर और एल जेड है शायद, जेड कंपोनेंट है एल जेड। ऐसा ओके। तो यहाँ पे जो, यहाँ से सीधा सीधा देखें ये वाला कम्यूटेशन रिलेशन क्या आता है, यहाँ पे y और x दे रखे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये ई जेड आएगा, यहाँ पे ई जेड साथ में आएगा और माइनस आयोटा एच क्रॉस लग जाए, क्योंकि अगर एक्स वाई जेड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते तो प्लस आयोटा एच क्रॉस, लेविस एविटा सिंबल का यूज करके हमने फॉर्मूला लिखा था, उसी फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे बता सकते हैं। ये सीधा सीधा कितना आएगा, जीरो, पी एक्स एल एक्स जीरो। ठीक है, पी एक्स एल एक्स जीरो आएगा, और ये वाली क्वांटिटी भी इस आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर को तुम लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और उसका एंगुलर मोमेंटम के साथ कंपोनेंट है तो एक्स स्क्वायर एल जेड प्लस वाई स्क्वायर एल जेड प्लस जेड स्क्वायर एल जेड। इसको तुम सोल्व करोगे, जेड स्क्वायर एल जेड जीरो, एक्स स्क्वायर एल जेड और वाई स्क्वायर एल जेड, इसका सॉल्यूशन करोगे तो वो लगभग बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में आने की वजह से ये भी जीरो हो जाएगा। और पी स्क्वायर एल स्क्वायर का कम्यूटेशन रिलेशन भी तुम्हारे पास जीरो आएगा, तो भी हमने करके देखा हुआ है क्लास में, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर। और इसमें पी एक्स स्क्वायर और एल एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, पी जेड स्क्वायर और एल जेड स्क्वायर का कम्यूटेशन रिलेशन भी जीरो हो जाएगा। पी एक्स स्क्वायर एल वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी
और वही वैल्यू पी वाई स्क्वायर एल जेड स्क्वायर की आएगी और अपोजिट आएगी एक दूसरे के, तो रिजल्ट आएगा 0। यहाँ से तुम्हारे पास पी वाई और एल एक्स का कम्यूटेशन रिलेशन नॉन जीरो है, और नॉन जीरो होने की वजह से इन दोनों को y कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड x कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम को साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं किया जा सकता है। ओके, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था। द 300 स्टेट in the standard notation NLM of the hydrogen atom in the non-relativistic theory decays to the state 100 via two dipole transitions. The transition route and corresponding probabilities are। यानी हाइड्रोजन एटम की ये कोई स्टेट दी हुई है 300 स्टेट, 300 स्टेट के करस्पॉन्डिंग 300 स्टेट में दी हुई है। ओके, और ये 300 स्टेट दी हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका ट्रांजिशन हो रहा है, और जो सिलेक्शन रूल, डाइपोल ट्रांजिशन के सिलेक्शन रूल्स हमें पता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और डेल्टा एम एल इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस एम। ओके, तो ये जो डीके होगा इसका वो कौन सी स्टेट में होगा उसको हम देखें, तो 200 स्टेट 300 स्टेट है, n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 में ट्रांजिशन होगा, और एल ये 100 स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है, तो सबसे पहले 3 से 2, 2 से फिर 100 स्टेट में ट्रांजिशन होगा। बेसिकली यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है पहले हमें उसको देखना होगा। 300 स्टेट से 210, देखो 2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे n इक्वल टू 2, और यहाँ पे एल डेल्टा एल होना चाहिए कितना, प्लस माइनस 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब डेल्टा एल की वैल्यू प्लस माइनस 1 होने के लिए इस स्टेट को चेंज होना पड़ेगा। यहाँ पे 1 0 में जा सकता है, 2 1 माइनस 1 में आ सकता है, 2 1 1 में आ सकता है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि यहाँ से ट्रांजिशन, अब चूंकि डेल्टा एम एल की वैल्यू 0 भी हो सकती है, प्लस माइनस 1 भी हो सकती है, तो डेल्टा एम एल वाले सिलेक्शन रूल यहाँ पे इस स्टेट से तीनों स्टेट में पॉसिबिलिटी, ठीक है, तीनों स्टेट में पॉसिबिलिटी है। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट स्टेट, फाइनल स्टेट तुम्हारे पास 100 है, तो यहां से ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकता है, इन तीनों स्टेट में से कोई सी एक में जाए और उसमें से फिर ट्रांजिशन इस वाली स्टेट में हो, दो डाइपोल ट्रांजिशन होगा। तो यहाँ से पहला डाइपोल ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ हो सकता है, फिर ये स्टेट यहाँ से यहाँ पे आए, फाइनल स्टेट ये हो। दूसरा ट्रांजिशन जो होगा वो पॉसिबल होगा यहाँ से यहाँ चला जाए और ये स्टेट यहाँ से यहाँ आए, और तीसरा ट्रांजिशन पॉसिबल है यहाँ से यहाँ आ जाए और ये वाली स्टेट फाइनली यहाँ से यहाँ आए। तो तीन पॉसिबिलिटीज है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तीन पॉसिबिलिटीज है, और तीनों इक्वली प्रोबेबल है, तीनों इक्वली प्रोबेबल है। इक्वली प्रोबेबल है तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ट्रांजिशन की, ये वाला ट्रांजिशन भी हो सकता है और इसके करस्पॉन्डिंग ये, फिर ये वाला ट्रांजिशन हो इसके करस्पॉन्डिंग ये, फिर ये वाला ट्रांजिशन हो इसके करस्पॉन्डिंग ये, जितने भी ट्रांजिशन होंगे उनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी सेम होगी, और वो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो इक्वल प्रोबेबिलिटी के होंगे। तो एक ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1/3, दूसरे के करस्पॉन्डिंग भी 1/3, तीसरे के करस्पॉन्डिंग भी 1/3, तीन रूट होंगे, हर रूट के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। तो इसका मतलब जो 1/3 प्रोबेबिलिटी वाला होगा वो आंसर सही होगा, और ये यहाँ पे तुम देख रहे हो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, तो ये है
तो ये वाला जो प्रॉब्लम है वो हैमिल्टोनियन तुम्हें दे रखा है p² / 2m p² / 2m प्लस लेमदा इंटू मोड एक्स की पावर, ऐसा हैमिल्टोनियन दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये जो हैमिल्टोनियन दिया हुआ है, इस हैमिल्टोनियन के करस्पॉन्डिंग ये जो पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्स का फंक्शन है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली ये बताना है कि लेमडा ग्रेटर देन 0 है और E1 और E2 दो यहाँ पे स्टेट है, और वो स्टेट ग्राउंड स्टेट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी E0 है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी E2 है, और वो एनर्जीज ये लेमडा की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, लेमडा की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। तो E2 डिवाइड बाई E1 बताना है। तो E2 डिवाइड बाई E1, और E2 और E1 चेंज हो रहा है लेमडा चेंज होने के साथ साथ। लेमडा के साथ इसके क्या रिलेशन होगा इस एनर्जी का, वो हमें सबसे पहले निकालना होगा, और एनर्जी का लेमडा के साथ रिलेशन निकालने के बाद का काम आसान है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज तो लेमडा का एनर्जी के साथ रिलेशन निकालने के लिए हमें पता है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज p²/2m। डब्ल्यू के भी अप्रोक्सीमेशन का यूज हम कर रहे हैं, और यहाँ पे तुम्हारे पास मोड एक्स की पावर 3 और ये आ जाएगा लेमडा, ओके, अपॉन 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो, 1 = p² डिवाइड बाई √2me और प्लस एक्स का मोड का क्यूब अपॉन, इसको लिख सकते हैं ई अपॉन लेमडा की पावर 1/3 की पावर 3। तो ये इसमें p और x में जो रिलेशन होगा वो इलिप्टिकल रिलेशन होगा, इलिप्स का इक्वेशन है, बस केवल इस टाइप का कर्व बनेगा p और e के बीच में। और हमें क्या करना है, ये वाला कर्व बनाने के बाद, ये वाला कर्व बनाने के बाद हमें क्या करना होता है कि जो इसकी a और b की वैल्यू है, मैंने ट्रिक बताई थी क्लास में, वो था कि πAB जो एरिया होगा इसका वो कितना होगा, इलिप्स के एरिया का आधा। तो π/2 इंटू AB ये किसके बराबर आना चाहिए। अब चूंकि पोटेंशियल एनर्जी का जब तुम ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से था, और यहाँ पे तुम्हारे पास एनर्जी है, तो यहाँ पे दो क्लासिकल रीजन है, क्लासिकल फॉरबिडन रीजन, एक ये और दूसरा ये। इस क्लासिकल फॉरबिडन रीजन में यहाँ पे होने की वजह से दो अलग अलग क्लासिकल फॉरबिडन रीजन है, और बीच में पार्टिकल क्लासिकल ही रह सकता है, इसलिए इसको क्लासिकल फॉरबिडन रीजन। इधर इधर अगर क्लासिकल पार्टिकल इधर आता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, इसलिए इन दोनों रीजन को क्लासिकल फॉरबिडन रीजन कहते हैं। और ये फाइनाइट पोटेंशियल यहाँ पे है, अगर इनफाइनाइट होता तो बात अलग होती। तो इसका मतलब ये दो बाउंड्रीज हैं जहाँ पे क्लासिकल फॉरबिडन रीजन आ रहे हैं, उसके बाद इन बाउंड्रीज, ये फाइनाइट बाउंड्रीज है, यहाँ पे पोटेंशियल फाइनाइट है इन बाउंड्रीज पे। अगर इनफाइनाइट होता तो केस अलग होता, अगर फाइनाइट होता है तो हम इसको लिखते हैं 2n+1 इंटू π/2, ठीक है। तो यहाँ से a इंटू बी की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 2n+1, और a और b, a क्या है सेमी मेजर एक्सिस और b क्या है सेमी माइनर एक्सिस, तो ये आ जाएगा √2me मल्टीप्लाई बाई e अपॉन लेमडा की पावर 1/3। ये क्वांटिटी होगी वो 2n+1 के बराबर होगी, और यहां से तुम लिख सकते हो e⁻² 1/2 + 1/3, ई की ई पे डिपेंडेंसी देख रहे हैं, और डिवाइड बाई यहाँ पे लेमडा की पावर 1/3, और यहाँ पे आ जाएगा √2m = 2n+1। तो यहाँ पे केवल लेमडा पे डिपेंडेंसी हमें एनर्जी की देखनी है, तो लेमडा पे डिपेंडेंसी देखने के लिए सीधा हम लिख सकते हैं ई पे पावर हाउ मच 1/2 + 1/3 इज एलसीएम 6 और 5/6, और ये वाली टर्म उधर चली जाएगी, इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा की पावर 1/3,
तो E is proportional to, we can write directly as lambda to the power 2 by 5. ये अगर हमारे पास आ गया है, लेमदा पे डिपेंडेंसी अब हमारे पास आ गई है, तो बाकी का काम इसमें आसान है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे E2 अपॉन E1 लिखना है, तो वो लेमदा 2 अपॉन लेमदा 1 की पावर, यहाँ पे तुम लिखोगे 2 by 5। तो लेमदा 2 तुम्हारे पास कितना है, वो 2 है, और अपॉन लेमदा 1 इज 1, इसकी पावर 2 by 5, तो 2 टू दी पावर 2 by 5। इसको सोल्व करोगे, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो सोल्व करके इसको देख सकते हो आराम से। और लास्ट क्वेश्चन अपना है वो यहाँ पे, इसको तो हम बहुत बार कर चुके हैं, देखा हुआ क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास कोई फंक्शन है साई, वो दिया हुआ है x इंटू ए माइनस एक्स। तो इसको, जो ये इनफाइनाइट स्क्वायर वेल है जिसकी डायमेंशन 0 से a है, 0 से a डायमेंशन का इनफाइनाइट स्क्वायर वेल होता है, तो उसके लिए हम वेव फंक्शन लिखते हैं फाई इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन ए और साइन n पाई x अपॉन ए, ऐसा वेव फंक्शन हम लिखते हैं। और यहाँ से इस साई को सोल्व, साई यहाँ से हमें क्या निकालना है, इस साई का मोड का स्क्वायर इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू ए, ये निकालना है। तो बेसिकली ये साई जो होगा, इस साई को हम लिख सकते हैं समीशन ओवर आई सी आई टू दी पावर सी आई इंटू आई आई का मोड। ओके, और यहाँ से अगर इस साई को साई से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इसी से मल्टीप्लाई हो जाए, तो समीशन ओवर सी एन स्क्वायर मिल जाएगा, सी आई स्क्वायर मोड सी आई स्क्वायर बन जाएगा, फाई आई से फाई आई कैंसिल आउट। तो हमें सी आई चाहिए बेसिकली, और ये सी आई निकालने के लिए हमारे पास एक और तरीका है, और वो है फाई आई, इसका इनर प्रोडक्ट इस साई के साथ कर लो, फाई आई का इनर प्रोडक्ट साई के साथ कर लो, तो यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा सी आई, और सी आई का मोड का स्क्वायर हमें चाहिए, तो हम इस इंटीग्रल को सोल्व करके इसका स्क्वायर करके हम निकाल सकते हैं। तो सीधा सीधा कंसेप्ट यहाँ पे है, मैं इस इंटीग्रल लिमिट तक तुम्हें पहुँचा के उसके बाद में आंसर तुम खुद आसानी से निकाल सकते हो। ये इंटीग्रल कुछ दिया हुआ है कि ये 0 से a t sin t dt इज इक्वल टू, हम ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि ये वाली फॉर्म हमें मिल जाए। ओके, तो सबसे पहले सी आई कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पाई आई, तो ये अंडर रूट 2 अपॉन ए और साइन एन पाई एक्स अपॉन ए और एक्स इंटू ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये तुम्हारे पास वैल्यू होगी 0 से a तक। ओके, तो यहाँ से सी आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, उसको देख लो, अंडर रूट 2 अपॉन ए, और ये आ जाएगा ए एक्स, पहले वाला टर्म आएगा ए एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक। ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्लास में करवाए हुए हैं मेरे, सीधे सीधे इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, या फिर ये फॉर्मूले भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई वो वाली बड़ी बात नहीं है, देखो कैसे कर सकते हैं। और दूसरा तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का अंडर रूट 2 अपॉन ए और साइन, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एन पाई एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक। ठीक है, ये तुम्हारे पास सी आई की वैल्यू आएगी, और इसको तुम सोल्व कर सकते हो आसानी से। कैसे सोल्व करोगे, देखो एन पाई एक्स, यहाँ पे t बनाना है, यहाँ पे भी t बनाना है, यहाँ पे दिया हुआ t साइन t dt, तो ये t साइन t dt बनाने के लिए हम ये मान लेते हैं कि एन पाई एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से एन पाई डी एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू डी टी, दैट इम्प्लाइज dx is equal to how much, this is a upon n pi into dt. ओके,
और लिमिट अगर लगाएं x इक्वल टू 0 पे लिमिट कितनी आ जाएगी, एट x इज इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 एंड एट x इज इक्वल टू a, t will becomes x इक्वल टू a, t इक्वल टू n पाई, t इक्वल टू n पाई। ये लिमिट लगा दे तो ci इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट 2 अपॉन ए, और dx की जगह हम कितना लिख दे, जो कांस्टेंट है n पाई अपॉन ए बाहर आ जाएगा, n पाई अपॉन ए बाहर आ जाएगा, और सॉरी a अपॉन n पाई बाहर आ जाएगा, a अपॉन n पाई यहाँ पे ले लो, और ये इंटीग्रल बन जाएगा हमारे पास, यहाँ से स्क्वायर कर दो, x की जगह कितना लिख देंगे, x की जगह लिख देंगे अपन, x की जगह यहाँ पे लिख देंगे at अपॉन n पाई, ऐसा हम x की जगह लिख देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, और साइन टी डी टी देखो जी, 0 से n पाई, एक इंटीग्रेशन तो ये बन गया, और दूसरा बन जाएगा प्लस माइनस रूट 2 अपॉन ए एज इट इज, और x स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, a अपॉन n पाई का स्क्वायर, a अपॉन n पाई का होल स्क्वायर, और dx को लिखने के लिए a अपॉन n पाई एक यहाँ पे आ जाएगा, और इनटू आ जाएगा dt, इनटू आ जाएगा dt, तो ये रूट 2 अपॉन ए आ ही गया था, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, dx में यहाँ पे dt आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास t स्क्वायर साथ में, और साइन t, ये तुम्हारे पास आएगा 0 से n पाई। बस यहाँ से अब तुम्हें इसको सोल्व करना है, आसानी से सोल्व कर सकते हो, ये फॉर्मूला यूज कर लो, टी स्क्वायर साइन टी, देखो टी स्क्वायर साइन टी डी टी, 0 से a कितना आ जाएगा, तो ये टी स्क्वायर साइन टी डी टी 0 से n पाई, तो a की जगह यहाँ पे n पाई पुट कर दो, a की जगह n पाई पुट कर दो, और साइन n पाई की वैल्यू 0 आ जाएगी, और बाकी वैसा का वैसा वैल्यू रखना है सीधा सीधा, और उसका मोड का स्क्वायर कर दोगे तो इनमें से कोई सी एक सीरीज बन जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस तरीके से हम क्वांटम मैकेनिक्स के सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं इस बार के पेपर में आए हुए। कुछ एक दो क्वेश्चन को छोड़ के मुझे नहीं लगता कि पेपर में कुछ खास बात थी, और आप लोग भी अगर प्रैक्टिस में हो या रहे होंगे तो बहुत आसानी से इसको सोल्व किया होगा। और अगर कोई कमेंट्स तुम्हारे हो तो अपलोड करना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।